ठीक है बेटा। तो आज की इस क्लास में अपन पुष्प सूत्र को बनाना सीखेंगे कि पुष्प सूत्र तो बनाए ले से कल कल अपन ने। तो आज हम इस क्लास में पुष्प चित्र को बनाना सीखेंगे कि पुष्प चित्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है। पुष्प चित्र को कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपन। देखिए बेटा, सबसे पहले अपन अगर पुष्प चित्र बनाते हैं तो पुष्प चित्र में हम सबसे पहले जो भी पुष्प चित्र हम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम एक निशान बनाते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं इस साइड पे। यहाँ बनाएंगे तो पुष्प कैसा था हमारा पुष्प, ऐसे एक निशान बना देंगे। परसेंटेज का भी बनाते हैं, ऐसा निशान भी बनाते हैं। सबसे पहले ये निशान बनाएंगे और ये निशान बना के हम बताएंगे कि ये पुष्प कैसा है, कि ये फलाना पुष्प जो है ये एक व्यास सममित है कि ये त्रिज्या सममित है, ये हम बताएंगे। ठीक है। अब हमारा पुष्प कैसा है, हमारा पुष्प एक व्यास सममित है तो हमने ये चिन्ह बना दिया। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर क्या, बाह्य दल। बाह्य दलों की संख्या कितनी थी, पांच थी भाई। कितनी थी, पांच। तो बाह्य दल बना लेते हैं इस तरीके से। अपन बाह्य दल बनाएंगे, कितने थे भाई, ठीक है। ये इस तरह से हमने बाह्य दल बनाएंगे। भी अभी गिना नहीं है पूरा, थोड़ा लाइट आ रहा होगा शायद वहां पे। ठीक है। इस जगह पे देखना इधर, थोड़ा यहाँ पे देखना इधर। इस तरह से हम इनको पांच गिन के बना देंगे। एक यहाँ बन जाएगा इस तरह से। क्योंकि तीन हुए अभी तो। इस तरह से इस तरह से बेटा हम बनाएंगे, तो ध्यान देना थोड़ा सा। देखो क्लियर, आप लोगों को किताब भी होगी आप लोगों के पास, है ना। बोर्ड नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है, अब दिख जाएगा थोड़ा सा इस जगह। कोई बात नहीं, इस तरह का ये है। थोड़ा उधर बन गया, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। एक सेकंड, खींचेगा भी नहीं बेटा, ये खींचेगा भी नहीं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, लाइट को बंद कर देता हूँ थोड़ी देर। दिख रहा है अब, दिख रहा है ना थोड़ा अब तो। ठीक है, देखे बेटा, ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये पुष्प चित्र बना रहे हैं। चित्र तो दिख जाएगा क्लियर आप लोगों को। देखिए बेटा क्या बात कर रहे हैं, देखिए, है ना। जितेश नागर, यार बोर्ड तो दिख रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। हम्म, बोर्ड तो दिख रहा होगा। हम्म, अब तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी भी, देखे। देखो चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में देख लेंगे अपन। ये चित्र मैंने थोड़ा इधर बना दिया है, कोई बात नहीं है। थोड़ा इस चित्र को इधर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पुष्प सूत्र का सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बाहर की तरफ है तो बाह्य दल बनाएंगे, जो कौन से कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं बेटा, हरे कलर के बाह्य दल होते हैं। अब इसके अंदर क्या, ये कैसे थे, पहली बात बताओ, बाह्य दलों की प्रकृति कैसी थी, कोर स्पर्श। कैसे थे ये, कोर स्पर्शी थे। अपने लिखा था देखो, या तो ये बाह्य दल जो थे ये कोर स्पर्शी, या फिर कैसे थे, कोरछादी थे। कैसे थे,
कोर स्पर्शी या फिर कोरछादित बाह्य दल, इन दोनों के बारे में हमने लिखा है। या तो ये कैसे थे, ठीक है, हाँ, कोर स्पर्शी या कोरछादी था। ठीक है भाई। चलिए, अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर हम बनाएंगे क्या, जो दल हमने बनाए थे, देखिए सबसे पहले बनाएंगे यहां पर इसके नीचे, ये दल बना रहे हैं अपन, देखना बेटा। सबसे पहले एक बड़ा दल बनाएंगे इस तरह से, ये एक बड़ा दल बनाया, ठीक है। इस बड़े दल के नीचे छोटा दल बनाएंगे दो, इस बड़े दल के नीचे हमने बना लिए दो छोटे दल, इसके नीचे फिर बनाएंगे अपन दो दल और बना देंगे। ठीक है, ये हम दल बनाएंगे इस तरह से, ये दलों की व्यवस्था हो गई। अंदर क्या बनाया मैंने, दल बनाए, थोड़े दल की व्यवस्था है, थोड़ा इन दलों को चाहे तो अपन थोड़ा और लंबा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा जगह बच जाएगी, मान ली काम आएगी आगे, इस तरह से। देखो इस तरह से बना रहे हैं हम, फाबेसी कुल पढ़ रहे हैं, कौन सा कुल पढ़ रहे हैं बेटा, फाबेसी कुल पढ़ रहे हैं। और फाबेसी कुल में हम जानते हैं कि एक तो सबसे बड़ा दल होता है जो दो छोटे दलों को ढके रहता है, उसको हम मानक दल कहते थे, ये बना दिया। एक दो उसके नीचे पार्श्व दल थे जो जिसके किनारे इसके अंदर ढके रहते हैं, फिर दो छोटे दल और दो छोटे दलों को ढके रहते हैं जो सबसे लास्ट में होते हैं। तो इस प्रकार से हमने बता दी किसकी व्यवस्था, दलों की व्यवस्था। तो दल ऐसे बना देंगे, गिन करके कितने के दल थे, 1 2 3, है ना, पांच दल थे, पांच दलों को हमने ऐसे बना दिया, पांच बाई दलों को हमने बाहर बना दिया। अब इसके अंदर क्या बनाया जाता है, इसके अंदर सबसे बीच में बनाया जाता है अंडाशय। तो सबसे बीचों बीच अपन ने अंडा से बना दिया, और अंडा से कैसा था, एकांडपी अंडा से था भाई, है ना। अंडाशय की बात करते हैं, अंडाशय में एक ही अंडक था, तो हमने एक ही गोला बना दिया बस, है ना। अंडाशय के अंदर क्या था, एक ही अंडक था, तो हमने एक ही गोला इसके अंदर बना दिया, ठीक है। तो हमने इसके अंदर एक ही गोला बना दिया बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्या बनाएंगे, इसके बाद हम ये तो कौन सा भाग हो गया भाई, मादा भाग हो गया, एकांड पे अंडा से बना दिया। अब हम इसमें चारों तरफ क्या बनाएंगे, पुंकेसर बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, पुंकेसर बनाएंगे। पुंकेसर कैसे बनाते हैं बेटा, पुंकेसर बनाते हैं अपन दो तीन तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। पुंकेसरों को बनाते हैं ऐसे, देखना बेटा पुंकेसर कैसे बनाएंगे, यहां से बनाएंगे इधर, एक, दो, चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे 9 पुंकेसर हमने साथ साथ बना दिए। और एक पुंकेसर क्या है बेटा, थोड़ा अलग है, एक पुंकेसर यहां बना देंगे जो थोड़ा सबसे अलग रहेगा। तो इन पुंकेसरों को हमने बनाया इस तरह से। तो ये स्थिति याद रही, ये आपके पुष्प सूत्र बन गया है भाई, ये आपके पूरा पुष्प सूत्र बन गया है। मैंने बताया देखो 9 को एक साथ बनाया है, 9 पुंकेसर होते हैं अलग, है ना। सूत्र देखो अब क्या था, सूत्र आप इसको देख सकते हो, सूत्र हमने देखा था इसका, देखो ये प्रतिशत का चिन्ह है, एक बार यहाँ लिख देता हूं मैं इस जगह पे। ये सबसे पहले तो ये कैसा है, सहपत्री है या असहपत्री, ये भी हमने देखा था। तो बेटा देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले हमने ऐसे बनाया, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद हमने ये कैसा था, बी आर था शायद, सपत्री परसेंट का चिन्ह। फिर उसके बाद हम लिखते थे कि ये द्विलिंगी है कि एकलिंगी है, तो ये कैसा था बेटा, द्विलिंगी था। और के सी ए जी, ये चार चीजें हमने लिखी थी कल, आपको भी याद होगा, लिख देती है कौन कौन सी चीजें थी। के कैसा था भाई, के हमारे पास 5 है, 5 जुड़े हुए हैं। सी की हमने लिखा था कोरोला, कितने थे भाई ये सी, एक तो 1 था, +2 था और +2, 1 + 2 + 2, ठीक है। उसके बाद ए, ठीक है, कोरोला, ए कितना था, 9 तो संयुक्त थे और +1 था। और जी कैसा था, 1 था और इस तरह का था। तो ये देखिए आप, इसमें ऐसा ऐसा बनाक नहीं बना, आप देखिए पहले ऐसा कैसा बनाक नहीं बना। बी आर यानी सहपत्री है, सपत्री भी हो सकता है, असपत्री दोनों ही हो सकता है बेटा, ये ना, ये दोनों ही है। सपत्री एक व्यास सम्मित है और द्विलिंगी है। के 5 मतलब बाह्य दल संयुक्त है। सी 1 + 2 + 2 लिखा हुआ है, 1 + 2 + 2, दो तो संयुक्त है और दो अलग है, ये दो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरा वाला। एंड्रोसियम की बात हमने करी, एंड्रोसियम कैसा था बेटा, एंड्रोसियम 9 + 1 की व्यवस्था में था। और जी ऊर्ध्ववर्ती अंडा से था और वो 1 था, इस तरह से। तो इस चित्र को आपको बनाना है, ठीक है। इस चित्र को आप बनाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में बना लीजिए, जगह छोड़ दीजिए ताकि टाइम बच जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसके लिए आप लोग जगह छोड़ दीजिए थोड़ी सी, फिर इसको आप आराम से घर पे बनाना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो भले, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में बना लेना। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कैसा बना लेना ताकि टाइम बच जाएगा, अपना ऑनलाइन क्लास है तो आपको, ठीक है। तो वी आर परसेंटेज इस तरह से, ये पुष्प सूत्र तो मैंने कल लिखा ही दिया था आप लोगों को, अलग अलग भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो इस डायग्राम को आप बना लेना, तो इस तरह से बन जाएगा, आप खुद बनाना अपने मन से, सूत्र से बनाना बस केवल आप, तो जैसे आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है ना, उस सूत्र से आप बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, उस सूत्र से बनाओगे तो आपके ये बन जाएगा भाई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व के बारे में हमको बात करनी है। आर्थिक महत्व क्या है, थोड़ी सी लाइट इस पे पड़ रही है, थोड़ा इसको चेंज कर देंगे अपन हल्का सा। तो इस प्रकार से आर्थिक महत्व के बारे में बात करते हैं। तो बेटा देखिए, यहाँ पर हमने सारी बातें लिख दी थी और अब आर्थिक महत्व बचता है भाई। हेडिंग डाल लीजिए अब आप, चित्र के लिए जगह छोड़ दीजिए, अब आर्थिक महत्व हेडिंग डाल लो आप। कल आप लिख रहे थे, उसके बाद आर्थिक महत्व, ठीक है। आर्थिक महत्व हेडिंग डाल लीजिए बेटा, और आर्थिक महत्व में सबसे पहले इसमें कौन सी चीजें आती है, तो सबसे पहले आती है दालें। आर्थिक महत्व में क्या आएगी, इसमें दालें आएगी, दालों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आती है दालें, ऐसे लिखो, मैं लिख रहा हूं जैसे जैसे दालें, दालें में कौन कौन आएगा, दालों में आएगा आपके यहाँ पर चना, अरहर, सेम, लिख लीजिए, मेरे साथ साथ लिखिए, चना, अरहर, सेम, सोयाबीन, सेम सोयाबीन, फिर लिखिए मूंगफली, चना, अरहर, सेम, सोयाबीन, मूंगफली। ये तो आ गई भाई दालें। दालों के बाद इसका अगर रंग के लिए महत्व है, तो रंग के लिए महत्व याद रख लेना, रंग में आएगी बेटा यहाँ पर आपके नील। नील का जो पौधा होगा, नील का जो वृक्ष होगा वो भी इसी के अंदर आएगा भाई, नील, ठीक है। नील के बाद बात करते हैं तंतु या रेशा। तंतु या रेशा के लिए इस कुल से कौन सा पौधा आएगा, सनई, सनई लिख लीजिए ऐसे कैसे। या फिर इसके बाद चारा, चारे में कौन आएगा, चारे में आएगा संसवेनिया ट्राइफोलियम,
एक नाम दे रखा है सन्सवेलिया ट्राइफोलियम। सन्सवेनिया ट्राइफोलियम, ये चारे के रूप में आएंगे। चारे के बाद अगला देखिए, सजावट में कौन काम आएगा? सजावटी पौधों के रूप में काम आएगा आपके यहाँ पर ल्यूपिन और स्वीपी। ल्यूपिन व स्वीपी, ठीक है। उसके बाद औषधि की बात करते हैं, तो औषधि के रूप में आएगा यहाँ पर मुलेठी। औषधि के रूप में क्या आएगा? मुलेठी, ठीक है। औषधि के रूप में यहाँ पर मुलेठी आएगा भाई, ठीक है। ठीक है, तो औषधि के रूप में यहाँ पर हम मुलेठी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पर दालों के बारे में, ठीक है। इस तरह से ये इसके उदाहरण है भाई, लिख लीजिए आप लोग, यहाँ से उदाहरणों को लिख लो। दालें लिख लो, चना लिख लो, अरहर, सेम, सोयाबीन, मूंगफली। रंग यहाँ पर नील, नील का पौधा आएगा। इनके नाम आपकी बुक में दे नहीं रखे बेटा, भी फिर भी आपके काम आएंगे आगे, तो मैं इनको भेज दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे करूंगा। उसमें आप इनके आर्थिक महत्व की बात करते भाई। ये जो कुल हम पढ़ रहे हैं, ये कुल किस काम का है ना? इस कुल को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो दालों के रूप में इसका महत्व है। तो याद रखना, चना है, अरहर है, सेम है, सोयाबीन है, मूंगफली है। चना, अरहर, सेम, सोयाबीन और मूंगफली, ये सब इस कुल में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे तंतु, रेशा, सनई, चारा, ठीक है। सन्सवेनिया ट्राइफोलियम, ये चारे का नाम है वैसे पौधे का। और सजावट के रूप में आप ल्यूपिन नाम का पौधा आगा, और स्वीपी, इनके बारे में आप इनको जान सकते हो। और औषधि के रूप में आएगा मुलेठी। तो ये आपके एक पादप कुल था, ठीक है। इस एक पादप कुल के बारे में बच्चों हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट पादप कुल पे आप हेडिंग डाल लीजिए, जिस कुल के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपके सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी पादप कुल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पादप कुल है आपका सोलेनेसी। ठीक है, दूसरा पादप कुल है आपके पास सोलेनेसी पादप कुल। सोलेनेसी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, सोलेनेसी। सोलेनेसी में लिखोगे आप, यह यह सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा पादप कुल है। ये सबसे बड़ा पादप कुल है, ठीक है। सबसे बड़ा पादप कुल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसका नाम क्या है? इसे आलू कुल भी कहते हैं। लिख लीजिए ऐसा कैसा आप लोग, यह सबसे बड़ा पादप कुल है। और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम आलू कुल भी कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पादप कुल है और इसका नाम हम दे देते हैं आलू कुल, क्योंकि आलू कुल है। और ये कहाँ मिलता है? यह उष्ण कटिबंधीय, यह उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण जलवायु में, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण तथा
शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, लिखते जाना। यह उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण जलवायु में मिलता है। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण जलवायु में मिलता है। इसके बारे में आप याद रखिए, ये वितरण है इसका। उष्ण कटिबंधीय जानते हो आप लोग किसको बोलते हैं? उष्ण कटिबंध यानी कटिबंध, आपने भूगोल तो पढ़ी नहीं है साइंस वालों ने, ठीक है ना, इसलिए आपको जानकारी भी नहीं होगी। उपोष्ण मतलब उष्ण कटिबंध जहाँ पे हल्की हल्की गर्मी पड़ती हो, उपोष्ण, है ना। शीतोष्ण जहाँ पे थोड़ी थोड़ी हल्की गर्मी हल्की सर्दी हो ना, उस जगह पे ये पौधे आलू के विकसित होते हैं। और आपको पता है हमारी तरफ भी आलू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो हमारी तरफ भी हो जाते हैं, तो ये हमारी जलवायु भी कौन सी हो जाएगी, वही, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। कायिक अभिलक्षण क्या क्या है, ठीक है ना, इसके कायिक लक्षण क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कायिक अभिलक्षण। कायिक अभिलक्षणों के बारे में बात करते हैं। कायिक अभिलक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके कायिक अभिलक्षणों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, कायिक अभिलक्षण में पहले हम बात करते हैं कि ये पौधा हमको, आप खुद बता सकते हो कि आलू का जो होता है, चलो ये बताए मुझे, आलू का पेड़ होता है या पौधा होता है, बताओ। आलू को हम साग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, तो शाक होगा। क्या होगा ये? शाक। शाक मतलब पहला तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शाक होगा। कायिक अभिलक्षण में हम लिख देते हैं स्वभाव, सबसे पहले लिखिए हेडिंग स्वभाव। कायिक अभिलक्षण में सबसे पहला लिखिए पॉइंट स्वभाव। और स्वभाव में लिखना आप लोग, ये शाक हो सकता है। शाक मतलब सब्जी बनाने वाला, सब्जी का पौधा होता है छोटा सा, जिसकी लंबाई 1-2 फुट हो, वैसे ये शाक हो सकता है। उसके बाद झाड़ी, ये झाड़ी भी हो सकता है। झाड़ी के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे कि पिटूनिया, सजावटी पौधे बहुत सारे आ सकते हैं इसमें बेटा। तो स्वभाव इसका शाक, झाड़ी, और ये छोटे वृक्ष होते हैं, ठीक है। स्वभाव का मतलब यह है कि ये किस तरह से हमको प्रकृति में मिलता है, किस तरह से इसका नेचर होता है। तो बेटा ये मिलता है हमें शाक के रूप में। झाड़ी, शाक मतलब 1-2 फुट का पौधा, झाड़ी का मतलब 3-4 फुट का, और छोटे वृक्ष मतलब थोड़ा 7-8 फुट, इस तरह से अपन से थोड़ा सा बड़ा, जहां हम पहुंच सकते हैं, वो हो वो होता है बेटा। तो स्वभाव इसका शाक, झाड़ी और छोटे वृक्ष। लिख लिया आप लोगों ने स्वभाव, है ना। तो काय का भी लक्षण पढ़ रहे हैं, या फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोगों से, काय का भी लक्षणों में फर्स्ट हेडिंग। अब यहाँ पर तने की बात करते हैं, इसका तना किस प्रकार से होता है, तने की बात करते हैं बेटा। तो तना देखिए आप लोग, इसका तना देखिए, मैंने पहले भी बताया, इसका तना, ये छोटे वृक्ष होते हैं, तो इसका तना जो होगा शाकीय होगा। कैसा होगा? शाकीय का मतलब क्या होता है? हरा तना। शाकीय का मतलब होता है हरा तना, जो सब्जी वगैरह होती है ना, जैसे आलू टमाटर बैंगन जो भी है, तो ये शाकीय हो सकता है। कैसा हो सकता है? शाकीय हो सकता है। उसके अलावा ये काष्ठीय भी हो सकता है। कभी कभी कैसा हो सकता है? कभी कभी इसको हम बोल सकते हैं काष्ठीय। कभी कभी बेटा ये काष्ठीय भी हो सकता है, थोड़ा कठोर भी हो सकता है। शाक्य का मतलब नरम कोमल तना होता है, और कभी काष्ठीय का मतलब थोड़ा कठोर तना होता है। और ये तना इसका वायव्य होता है। वायव्य मतलब तना हवा में रहता है, ऐसा नहीं है कि तना जमीन में रहता है। तो वायव्य भी हो सकता है, सीधा हो सकता है, और बेलनाकार हो सकता है। लिखते जाओ आप लोग, तना काष्ठीय, वायव्य, सीधा, बेलनाकार, ये हो गया। और शाखित भी हो सकता है बेटा, शाखाओं में बटा हुआ। शाखित का मतलब कौन सा तना? ऐसा तना जो किसमें बटा हुआ हो? शाखाओं में बटा हो। शाखित तना हो सकता है। कैसा हो सकता है? शाखित। अब शाखित तना हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे नाम हम इसमें आएगा बेटा, याद रखना। इसमें एक तो आएगा आपके टमाटर, बैंगन, आलू। अभी से समझ लीजिए आप, जैसे आप टमाटर का कोई पौधा होता है, अगर आप टमाटर के पौधे के हाथ लगाते हो तो आपको उसको हल्के हल्के से रोम नजर आते हैं। आलू के पत्ते पे, आलू के पौधे पर अगर आप हाथ लगाते हो बेटा,
तो आपको थोड़ा उसमें रोम जैसा, कांटों जैसा अनुभव होगा। बैंगन का बैंगन के पौधे में अगर आप हाथ लगाओगे नीचे की साइड पे उस तने पे, तो आपको हल्के हल्के से रोम नजर आएंगे। तो उसको बोलते हैं रोमिल तना। कैसा बोलते हैं बेटा? रोमिल तना। तो मैंने लिख दिया, शाखित तो हो गया। आपको पता है बैंगन में शाखाएं फैली रहती ना, एक शाखा इधर एक शाखा, तो बहुत सारा शाखाओं में बटा रहता है तना। तो उस तने को हम बोलते हैं शाखित। और याद रखना, शाखित होता है और ठोस भी हो सकता है कभी कभी, ठोस अथवा खोखला भी हो सकता है। तने दो तरह के हैं, अगर ये झाड़ी है तो ठोस होगा, अगर ये बैंगन जैसा है, आलू जैसा है, टमाटर जैसा है, तो खोखला होगा। ठीक है ना? इस तरह से खोखला तना होगा। ये रोमिल हो सकता है, रोमिल या अरोमिल, मैं दोनों ही लिख रहा हूं बेटा यहाँ, क्योंकि ये आपको एक पौधे के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप इसको एक मात्र पौधे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप इसको पूरे कुल के रूप में पढ़ रहे हो। आप इसको बैंगन के लिए पढ़ रहे हो, टमाटर के लिए पढ़ रहे हो, तंबाकू के लिए पढ़ रहे हो, अश्वगंधा के लिए पढ़ रहे हो, इन सब के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है? इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ठोस अथवा खोखला रोमिल या अरोमिल होता है। ठीक है? बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? तो लिख लीजिए इसको। शाकीय, कभी कभी काष्ठीय, वायवीय, सीधा, बेलनाकार, शाखित, ठोस अथवा खोखला, सिलिंडराकार हो सकता है। ठीक है? तो ये तने देखिए इस तरह से, रोमिल, रोमिल तना किसका होगा बताओ बेटा? रोमिल, जिस तने पे रोम आपको मिलेंगे ऐसा तना होगा बेटा। मैं तो मेरे हिसाब से तो टमाटर ऐसा होगा, आलू भी ऐसा होगा, बैंगन थोड़ा दूसरा होगा। बैंगन में थोड़ा सा कांटे, बैंगन में जो कांटे या रोम होते हैं वो थोड़े बैंगन के बाएं दलों पे आ जाते हैं। ठीक है? इस तरह से ये तना हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब तने में कुछ भूमिगत तना भी होता है बे। यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो आप लोग, इसका कुछ तना होता है, एकमात्र तना ऐसा है, भूमिगत तना। भूमिगत तना। तो भूमिगत तना किसका होता है? भूमिगत तना होता है बेटा किसका? आलू का। किसका होता है? आलू का। और आलू को ये बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। ये, इसको भी लिख लीजिए आप ऐसा कैसा नोट। भूमिगत तना जो है आलू का होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये हमने बात करी किसके बारे में? तने के बारे में। एक बार फिर मैं रिवीज करता हूं, आप लोगों को समझाता हूं कि तना शाखित हो सकता है, शाकीय हो सकता है, शाकीय यानी सब्जी के जैसा, 2-3 फीट का, 1-2 फुट का, कभी कभी कास्ट हो सकता है, थोड़ा कठोर हो सकता है। वायव्य कठोर यानी बैंगन का होता है थोड़ा कठोर। वायव्य होता है, हवा में होता है तना विशेष तौर पे। सीधा तना होता है, बिल्कुल सीधा। और बेलनाकार भी हो सकता है कभी कभी टमाटर में। और शाकित हो जाता है बैंगन में ऐसे। ठोस हो सकता है बैंगन में, खोखला हो सकता है टमाटर में ऐसे। और रोमिल और अरोमिल, रोमिल का मतलब रोम पाए जाते हैं तने के ऊपर, हल्के हल्के रोम पाए जाते हैं। रोम नहीं समझते हो आप लोग? जैसे कि आप कुछ कांटे चुभते हैं आपको, थोड़े थोड़े टमाटर तोड़ने जाओगे तो हल्के हल्के कांटे चुभेंगे आपको तने से, वो रोमिल तना। और भूमिगत तने की बात करते हैं, तो भूमिगत तने में आपको याद रखना है आलू को। ठीक है? तो भूमिगत तने के रूप में यहाँ पर आलू आ जाता है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं पत्तियों की। पत्तियां कैसी होती है? अगली हेडिंग डाल लो। ये हो गया आपके तना, और फिर अब लिखिए पत्तियां। पत्तियां कैसी हो सकती है बेटा? पत्तियां वैसे तो आपको एकांतर हो जाएगी भाई। कैसी पत्तियां हो जाएगी? एकांतर। लिखिए आप लोग, एकांतर पत्तियां पाई जाएगी, एक के बाद एक पत्ती, एक पत्ती इधर एक पत्ती उधर, ऐसे पत्तियां मिलेगी। एकांतर, एकांतर, सरल और पिच्छाकार। पत्तियां पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को मैं, है ना? पत्तियां पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूं। एकांतर, सरल, पिच्छाकार, अनुपर्णी और जालिकावत विन्यास।
ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पत्तियों की। एकांतर पत्तियां, एक के बाद एक पत्ती। सरल पत्ती अर्थात पत्ती जुड़ी हुई नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग पत्तियां मिलती है। पिच्छाकार मतलब थोड़ी सी लंबी लंबी सी पत्तियां होगी, उनको पिच्छाकार बोलते हैं। अनुपर्णी, अनुपर्णी का मतलब क्या होता है, पत्ती के पास में एक छोटी सी पत्ती मिलती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं। पत्ते के पास में एक छोटी पत्ती नजर आती है, उसको हम अनुपर्ण कहते हैं। तो पत्तियां अनुपर्णी हो गए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। पिच्छाकार अनुपर्णी हो गया। जालिका व शिराविन्यास, जालिका मतलब ये ऐसी पत्ती है बेटा, तो इस पत्ती में क्या कौन सा शिराविन्यास मिलेगा आपको, जालिकावत, इस तरह से। ये जाल फैला रहेगा शिरिकाओं का, शिरिकाओं का क्या फैला रहेगा, जाल फैला रहेगा। तो पत्तियां कैसी रहेगी, अनुपर्णी रहेगी। ठीक है, तो पत्तियां यहां पर कैसी होगी बेटा, अनुपर्णी होगी। पत्तियों के बारे में बात करते हैं हम। तना हो गया, पत्तियां होगी। मूल की बात कर लेते हैं। मूल होगी यहाँ पर बेटा मूसला मूल, लगभग इस तरह से। मूल के बारे में बता नहीं रखा, फिर भी हम बात कर लेते हैं, मूसला मूल टाइप की मूल होगी। ठीक है। अब इसके पुष्पीय लक्षणों के बारे में अब बात करते हैं। पुष्पीय लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। पुष्पीय लक्षणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट आता है पुष्पीय अभिलक्षण। पुष्पीय अभिलक्षण में बच्चे बग गए पढ़ते पढ़ते, आते हैं, कोई बात नहीं, चलो। हाँ देखिए, पुष्पीय अभिलक्षण की बात कर रहे हैं हम। पुष्पीय अभिलक्षण में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पुष्पक्रम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पुष्पक्रम। अब हम इस कुल का जो विशेष लक्षण है जो सभी में मिलते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पुष्पक्रम। पुष्पक्रम कैसा रहेगा, एकल कक्षस्थ, एकल कक्षस्थ। पुष्प कैसे लगेंगे, एकल कक्षस्थ मतलब एक कक्ष में एक ही पुष्प, चार चार पांच पांच पुष्प नहीं लगेंगे। एक कक्ष होगा, उस एक कक्ष में केवल एक ही पुष्प लगेगा, एकल कक्ष। और होगा ससीमाक्षी। ससीमाक्षी का मतलब क्या, मैंने बताया आपको, पढ़ा चुका हूं पुष्प क्रम। एकल कक्षत, एक कली में, यानी एक, जैसे ये डाल निकल रही है ना बेटा, एक डाल, तो डाल में जो ये कलिका है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पुष्प आएगा, सिंगल फ्लोर आएगा। एक कक्ष में एक ही पुष्प, तीन तीन चार चार सात सात आठ आठ पुष्प नहीं लगेंगे, एक कक्ष में एक ही पुष्प। तो एकल कक्षस्थ ससीमाक्षी, कैसा है, ससीमाक्षी। अर्थात जो पुष्प होगा ऐसे होगा, एक लंबा पुष्प आएगा, है ना, मैं बता रहा हूं आपको, पुराना पुष्प ऊपर और नए पुष्प नीचे। इस पुष्प के बाद, बीच वाले पुष्प के बाद, इस बीच वाले के बाद, इस बीच वाले के बाद इसके ऊपर कोई पुष्प नहीं आएगा, जो भी पुष्प आएगा बगल से आएगा। तो इस प्रकार से ये पुष्प क्रम होगा ससीमाक्ष। पुष्पीय अक्ष जो होगा ना, उसकी सीमित वृद्धि होगी, अर्थात पुष्प का जो डंठल होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इस तरह से ज्यादा पुष्प नहीं होंगे, केवल एक पुष्प तो ऊपर होगा, उसके नीचे छोटे पुष्प होंगे व पुराने पुष्प होंगे। तो ऐसे याद रखना, सॉरी, नए पुष्प होंगे, नए पुष्प नीचे, पुराने पुष्प ऊपर। पुष्प क्रम के बारे में मैंने बताया था, तो उसके बारे में आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। पुष्प अभिलक्षण, एकल कक्षस्थ और ससीमाक्ष, ये हो गया यहाँ पर पुष्प क्रम। धतुरे की बात कर लेते हैं। अपवाद है यहाँ पर धतुरा, अपवाद है बेटा धतुरा। और धतुरे में कैसा होगा, एकल शीर्षस्थ, अर्थात धतुरे में जो शीर्ष होगा, है ना, उस शीर्ष पर एक फ्लावर लगेगा, केवल एक पुष्प लगेगा, तो उसको हम कहेंगे एकल शीर्षस्थ। ये अपवाद है, याद रखना, धतुरे में एकल कक्षस्थ नहीं होता, एकल शीर्षस्थ होता है, ये याद रखो। आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बात करते हैं पुष्प की। पुष्प कैसा होगा? पुष्प होगा बेटा वैसे तो उभयलिंगी। कैसा होगा पुष्प? उभयलिंगी। अब उभयलिंगी लिखा ना मैंने, तो उभयलिंगी का मतलब क्या हुआ? उभयलिंगी का मतलब ये हुआ कि पुष्प में उभयलिंगी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही भाग मिलेंगे, नर भाग और मादा भाग। नर और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में मिलेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? उभयलिंगी। प्रदर्शित कैसे करेंगे? पुष्प सूत्र लिखते समय याद रखना कैसे प्रदर्शित करेंगे बेटा। यहाँ तो देखिए, यहाँ देखिए, इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे ना, ये ऐसा निशान लगाएंगे इस तरह से, ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो आप लिख लीजिए इसको ऐसा कैसा है, पुष्प उभयलिंगी होगा। कैसा होगा? उभयलिंगी। और दूसरा याद रखना त्रिज्या सममित होगा। त्रिज्या सममित, इसका मतलब क्या हुआ? पुष्प को किसी भी काट से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसको बोलते हैं त्रिज्या सममित। और पुष्प कैसा होगा? आगे फिर लिखिए, पूर्ण होगा। अर्थात पुष्प में नर भाग मादा भाग जितने भी हैं, के सी ए जी, सारे के सारे सहायक चक्र और जनन चक्र। सहायक चक्र में कौन होगा? बाह्य दल और दल, ये दोनों भी होंगे। और पुमंग और जायांग, ये दोनों भी होंगे। अर्थात पुष्प पूरी तरह से कंप्लीट होगा, कोई कमी नहीं रहेगी फ्लावर में, तो पूर्ण पुष्प कहलाएगा। इसके अलावा याद रखना पंचतई प्रकार का पुष्प होगा। पंचतई का मतलब क्या होता है फिर बता देता हूं आपको। पंचतय का मतलब पांच बाह्य दल, पांच दल, पांच पुंकेसर, कुछ इस तरह से। तो ये बाह्य दल और दल जो होंगे, उनकी संख्या से ही पुष्प की समिति निर्धारित की जाती है। उसको हम पंचतई, चतुर्थई, अष्टतई जो भी बोल देते हैं। अगर पांच है पंखुड़ियां तो पंचतई, पांच है हरे कलर के बाह्य दल तो पंचतई, तीन है तो त्रितई, चार है तो चतुर्थई, ऐसे बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, पंचतय होगा। ये जरूरी नहीं है कि त्रिज्या सममित होगा, किसी किसी में ये एक व्यास सममित भी हो सकता है, क्योंकि हम एक कुल नहीं, हम पूरा एक पौधा नहीं, पूरा कुल पढ़ रहे हैं, तो कुल के हिसाब से चलना है हमें। इसके बाद ये बात हमने करी। अब केलिक्स की बात कर लेते हैं। केलिक्स यानी बाह्य दल की बात करते हैं। बाह्य दल कैसा होगा? बाह्य दल को प्रदर्शित करते हैं बेटा, याद होगा आपको कैसे, है ना? बाह्य दल को कैसे, ये लिखते रहना साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य दल को आप कैसे प्रदर्शित करते हो, किससे प्रदर्शित करते हो, कैसे? तो ये बाह्य दलों की बात करते हैं, तो बाह्य दल कितने होंगे भाई बताइए? पांच बाह्य दल, क्योंकि पंचतई है ना पुष्प, तो बाह्य दलों की संख्या कितनी? पांच बाह्य दल। पांच बाह्य दल कैसे रहेंगे बोलिए? पांच बाह्य दल संयुक्त रहेंगे। अर्थात जो आपने इससे पहले पुष्प सूत्र बनाया था ना बेटा, तो वैसा का वैसा ही पुष्प सूत्र बनाना है आपको। पांच बाह्य दल संयुक्त होंगे। अगली बात, दीर्घ स्थाई या चिरलग्न लिख लो। चिरलग्न यानी कि इन पुष्पों में बाह्य दल हमेशा लगे रहते हैं। आप बाजार से, मैंने बताया ना आप लोगों को पहले भी, बैंगन में वो जो, बैंगन में जो डंठल आता है ना पीछे, फल के पीछे, वो भी है। वही क्या है? चिरलग्न है, हमेशा लगे रहते हैं। पुष्प ही तो है वो। आप देखते हो जैसे एप्पल खाते हो, उसका एप्पल के साथ ऐसा पुष्प ऐसा आता है क्या पीछे? नहीं आता। टमाटर के साथ आता है, देखिए। टमाटर के साथ देखिए, टमाटर के पीछे भी आप वो देखते हो ना, हरे कलर की पंखुड़ियां, वो क्या है? बाह्य दली तो है, हमेशा लगे रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया। और विन्यास कैसा है इनका? विन्यास है इनका कोर स्पर्शी। कैसा विन्यास है? कोर स्पर्शी। एक दूसरे की क्या करेंगे? कोर को स्पर्श करेंगे, इसलिए हमने बोल दिया इनको कोर स्पर्शी। और फिर बताता हूं मैं, कोर स्पर्शी के बाद यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अपवाद है। वही अपवाद होगा वापस धतुरा। धतुरे में क्या होगा? कोर छादी विन्यास होगा।
धतुरी में क्या होगा? कोर छादी विन्यास होगा। तो इस चीज को आप याद रख लीजिए, ये कोर छादी हो गया। कोरोला की बात कर लो फटाफट। कोरोला या फिर दल। कोरोला को सी से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते हो। इसको कैसे लिखेंगे? फिर चित्र बनाएंगे, 5 बाह्य दल संयुक्त। कोरोला की बात करते हैं। कोरोला कैसा होगा? 5 दल संयुक्त। ये भी संयुक्त होगा। पांचों दल जो होंगे, पांचों दल भी कैसे होंगे बेटा? संयुक्त दलीय अवस्था होगी। और संयुक्त दल के बाद हम बात करेंगे कोर स्पर्शी विन्यास। कैसा विन्यास है? कोर स्पर्शी विन्यास। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, पुष्प सूत्र के बारे में जाना। ठीक है बेटा। और हम देखते हैं, देखिए आगे। और इसमें कुछ और बातें भी दे रखी है। उमंग के बारे में भी बात करते हैं, पुष्प आगे और चीजों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो विशेष तौर पे बेटा देखिए आप लोग, ये जो क्लास थी, ये विशेष तो मैंने थोड़ा इसका टाइम मैंने 7 से 8 रखा था, क्योंकि 8 बजे अभी थोड़ी देर बाद 12th की क्लास है, तो मैं उस क्लास को लूंगा। तो आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। शाम को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है ना, उसमें आपका नया चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा हो तो बढ़िया रहे बेटा आप लोगों के लिए। है ना। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, देखिए अभी भी 4 बच्चे देख रहे हैं, 9 बच्चे जुड़े अपनी क्लास के। हम भी तो उठ के पढ़ाने आते हैं ना। आप लोग भी जल्दी आइए, तैयार हुई है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। बस ऐसा तो नहीं है कि भी इसी ऐप में पढ़ाने लग गया तो रिकॉर्ड हो जाएगा तो बाद में देख लेंगे। लाइव देखने की बात अलग होती है बेटा, रिकॉर्ड तो सब कर लेंगे, मैं यूट्यूब पे बना के डाल दूं, क्या दिक्कत है? फिर भी लाइव की बात अलग होती है, अपन का टाइम बन जाता है कि इस टाइम को अपन को पढ़ना ही है। ठीक है ना। इस टाइम को अपन को क्या करना है बेटा? पढ़ना ही है। तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो पढ़ने के हिसाब से करो क्लास को ज्वाइन, देखिए बेटा। है ना, ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे अभी पढ़े। फिजिक्स की क्लास में देखा था मैंने, आप शायद 15 फिजिक्स में तो शायद 16-17 बच्चे नहीं पढ़ते। खैर वो तो टाइम भी 6:30 बजे का था, आप नहीं कर पाते। लेकिन अब रिकॉर्ड हो गई है तो कोई बात नहीं है। अब मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो कल फिर क्या करेंगे? फिर कैसे देखेंगे? जरूरी थोड़ी मैं भूल गया तो, जैसे मैं आज बटन दबाना भूल जाऊँ तो क्या हो जाएगा? तो उसको दबाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं क्लास शुरू करूँ रिकॉर्ड हो जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए ज्वाइन लाइव हो जाए तो सबसे बढ़िया रहता है, क्लास की टेंशन नहीं रहती। बाद में देख लो भाई, बीच में फोन आ गया, कुछ आ गया तो। इसलिए मेहनत करो। देखो बेटा, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जा रही, कमी तुम्हारी तरफ से ही है। मोबाइल मैंने कल भी मैं बार बार कह के थक गया मैंने कि ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, जुड़ जाओ। बच्चे पता नहीं वो दो गेम खेलने की वजह से, इनकी वजह से फुर्सत नहीं है शायद। अभी भी बड़ोरा के बहुत से बच्चे जुड़े हुए नहीं है। है ना। बड़ोरा के अभी 3 4 4 5 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। सुनील है, ये हिमालय है। क्या सुनील और हिमालय और कौन है? देखिए, सुनील है, हिमालय, सानिया है, अरशद है। 4 5 बच्चे, 4 बच्चे हैं केवल, इन्हीं के पास है क्या एंड्रॉइड? और नहीं है क्या? पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, क्लास में आने दो आज। क्लास में वैसे आपके क्लास है शायद आज, कितने बजे है आपकी क्लास? 10 बजे ही है, इसलिए मैंने जल्दी क्लास रखी। फिर मैं 9 बजे भी रख लेता भाई, आराम से पढ़ते। फिर स्कूल कब जाते हैं आप लोग? इसलिए क्लास जल्दी रखना मजबूरी है। बाद में कब रखेंगे? दिन में आप सो ही जाओगे वापस, फिर आपका टाइम हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। देखो, मैं कोर्स में नहीं है फिर भी पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो आप लोगों को दूसरा पढ़ा देता। अभी फेबीएससी कुल मैंने पढ़ा है, आपको कोर्स आपको मना किया एक कुल पढ़ाना है। मैं तो अपना पल्ला झाड़ लूंगा, क्या है। एक कुल पढ़ाना है मुझे, तो सरकार ने बोला है कि एक पार्ट एक। लेकिन मैं सोचता हूँ आप लोगों की पढ़ाई हो, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो, आप लोग आगे काम आए। फिर भी हम पढ़ा रहे हैं जो चीजें। नहीं तो ये पार्ट कब का पूरा था बेटा? ये पार्ट 3 दिन में पूरा कर देता, मैं 3 दिन में हो जाता। लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जो चीजें आपके कोर्स में सरकार ने कह दी ये नहीं पढ़ना था इस साल, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें? अभी जैसे क्लास होती है, आप ठीक है, आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपका नुकसान नहीं हो। अभी सरकारी स्कूल में देखना, आप लोग कोर्स पूरा हो जाएगा, उनको तो कोर्स के साथ मतलब है वही पढ़ाना है। वहाँ कह भी नहीं सकते आप लोग कि हमें ये करना है वो करना है। आपका ही एकमात्र स्कूल है इस खानपुर के आसपास के एरिया में जो चल रहा है, मैं बता रहा हूँ पहली बार। और कोई सा भी स्कूल नहीं चल रहा। माँ भारती का नाम आपने सुन रखा है बहुत ज्यादा, एक क्लास नहीं लगी अभी तक। और फीस लेंगे वो पूरी अभी, देखना आप लोग। तो बेटा तैयारी करो, कोशिश करो, मैं भी आपके साथ हूँ। अगर आप नहीं करना हो तो आप जिन बच्चों को पढ़ना है मुझे मैसेज कर दिया करो। फिर मैं उनकी अलग से क्लास लूंगा, ऐसा नहीं है कि फिर मैं फालतू में लिंक भेजता रहूँ, आस करता रहूँ भाई ये भी पढ़ लेगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं को पढ़ाओ फिर जो पढ़ेंगे जो। ठीक है चलो। आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छा बेटा, मेहनत करो खूब।
जो भी बच्चे भी जुड़े, सुबह उठना पड़ेगा बेटा, 5 बजे भी उठना पड़ेगा, 4 बजे भी उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस ले ली ना, तो साइंस लेने का मतलब है मेहनत, बस। और मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है। हम भी तो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं बेटा, जनसंख्या कितनी है देश की हमारी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन आगे। इवनिंग में क्लास रहेगी बेटा अपनी, इवनिंग में क्लास में भी टाइम बता दूंगा, 4:30 बजे के शायद रखेंगे इस बार, आज थोड़ी जल्दी रख लेंगे, लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है। चलो।